अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने भी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज के दिन दो अफसोसनाक खबरें सामने आई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब खालिक हकीकी से जा मिले। इस्लामाबाद में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। यकीनी तौर पर एक आवाज़ ऐसी जो मुस्लिम लीग नून में अव्वल से जो चंद मज़ामतकार हैं उनमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब का नाम भी आता था। और दूसरी अफसोसनाक खबर ये आई कि कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा के साहबजादे साजिद सतपारा ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों शख्सियात के दर्जात बुलंद करे। इससे मुतालिक भी बात करेंगे, कुछ जिक्र करेंगे कागज़ात नामज़दगी को लेके। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के कागज़ात नामज़दगी सेनेट इलेक्शन के लिए मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि सेनेटर परवेज़ रशीद साहब के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। निज़ामी साहब, इस्लामाबाद में कुछ और भी ख़बरें आ रही हैं। तनाव इस हद तक बढ़ गया है कि कोई कह रहा है कि बैग लेके घूम रहे हैं लोग वोट ख़रीदने के लिए। ये ख़रीदो फ़रोख्त वोट्स की जो है उसी से सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन मैं चाहूँगा पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब से मुतालिक आप कमेंट कीजिए। निज़ामी साहब। जी हाँ, मुशाहिदुल्लाह साहब जो है वो उन्होंने मरहूम ने साथ दिया। अपना पॉलिटिकल करियर ही उनका मियां नवाज शरीफ के साथ था और आखिर तक वक्त तक लॉयल रहे। और वो ज़बान उनकी जो थी यानी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा था और वो बड़े बरजस्ता जुमले कहते थे जिसके लिए वो माने भी जाते थे। और PIA की जो यूनियन थी उसके सदर भी रहे और वहीं से मियां नवाज शरीफ की और उनके सियासी इश्तराक का आगाज़ हुआ। जी, चौधरी साहब से निज़ामी साहब। जी सलाम तलाल चौधरी साहब, कैसे मिजाज हैं? बड़ा अफसोस हुआ आज मुशाहिदुल्लाह साहब का। आपके लिए तो आपकी पार्टी का नुकसान है। बहुत शुक्रिया जी आरिफ निज़ामी साहब। यकीनन हमारी पार्टी का तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन एक जो सियासी कम्युनिटी है उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। और ऐसे लोग अब सियासत में बड़े कम रह गए हैं जिनका अदब से भी लगाव है, जो बात करने का जिन्हें तर्ज आता है। और मेरे तो वो एक उस्तादों की तरह भी थे, सिर्फ सीनियर नहीं थे। मैं जब टॉक शोज़ में जाया करता था तो मैंने उनसे कई दफ़ा गाइडेंस लेता था। और शुरू में मैंने जब उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से इस टॉक शोज़ में हिस्सा लेना चाहिए, तो मुझे हमेशा समझाते थे कि बेटा हमेशा कॉमन लोगों की आवाज़ बनो, आसान अल्फाज में बात किया करो। और ये जो 95% लोग हैं पाकिस्तान के, इनकी आवाज़ और इनके नुमाइंदा बनो और आम बात किया करो और आम अल्फाज में किया करो। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आज ये सही है आपकी बात। और काश जो नए तर्जमान इस हुकूमत के आए हैं उनको थोड़ा प्रेशर कोर्स दे देते मुशाहिदुल्लाह साहब, तो ये जो कौम का भी भला होता, TV के व्यूअर्स का भी थोड़ा सा मसला होता। अच्छा ये बताइए जी, आज जो टिकट जो सेनेट के जो कागजात मंजूर हुए हैं उसमें यूसुफ गिलानी का तो 62-63 का वो जो एतराज़ था वो वैसे बनता नहीं था, वो नहीं माना उन्होंने। लेकिन ये परवेज़ रशीद साहब पे क्या बीती आप? क्या उनसे ख़ता हो गई? वही तो नहीं जिसकी वजह से वो वजारत इत्तलात से भी जाना पड़ा था उनको? देखिए, यकीनन एक तो हुकूमत जो है वो हर चीज़ अपनी तमाम हुकूमती ताकत इस्तेमाल कर रही है किसी न किसी तरह से हर्डल डालने के लिए, अपोजिशन को परेशान रखने के लिए। इलेक्शन में मतलब देखिए, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है उन पे जब इतराज़ फाइल किया गया तो प्रॉपर टाइम दिया गया जिसने इतराज़ फाइल किया, जब वो नहीं उस पर बहस कर सका कि मज़ीद आप टाइम ले लें। हमने फैसल वाडा पर इतराज दायर किए आज कराची में। वहां पर इस कदर हमारे वकील जो है वो बात करने को तरसते रहे या कोशिश करते रहे और फैसल वाडा से एक सवाल पूछने की जहमत नहीं की इलेक्शन कमीशन ने। और इसी तरह हम कहते हैं कि तारीख बढ़ा दो क्योंकि बड़ा कम टाइम है, तो नहीं, हुकूमत कहती है तो फौरन अगले दिन तारीख बढ़ जाती है। अब रह गए परवेज रशीद साहब, ये तो पुराने चुभते हैं।
और ये उन रेड मार्क लोगों में से हैं जिनको पार्लियामान में देखना पसंद नहीं करते लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि ये ऐसी आवाजें हैं जब भी उठेंगी ये स्टेटस को के खिलाफ आवाज होगी। और इन पे जो इल्जाम लगाया गया पंजाब हाउस का, भाई सारा 2 दिन से परवेज रशीद साहब पंजाब हाउस वालों से बिल मांगते रहे कि आप हमसे पैसे ले लें अगर कोई बिल है तो, कोई लेने को तैयार नहीं है। और उन्होंने वहां भी कहा इलेक्शन कमीशन में कि मैं तो यहां भी जमा करवाने को तैयार हूं, उसके बावजूद मुस्तरद हुए हैं। लेकिन इसके बैक ऑफ द माइंड जो है वो ही बात है, वो आप डॉन लीक समझ लें, परवेज रशीद की एक खास किस्म की सोच जो है वो समझ लें। और उनको रोकने के लिए ये बड़ी देर से मार्केट में बातें हैं। कभी कहते थे जी वो कासमी साहब वाले केस को बहाना बनाया जाएगा, कभी कहते थे पंजाब हाउस को बहाना बनाया जाएगा, तो बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जो सदारती रेफरेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई हैं, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अफसोस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गई। ये उस रेफरेंस में COD की जो क्लॉज नंबर 23 है उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। ओपन बैलेट पे अगर मुत्तफिक हुए थे आप, एक बहुत बड़ा ये मुआहदा था जमहूरी तारीख़ में, सियासी तारीख़ में, अब क्यों एतराज़ उठा रहे हैं? क्यों अभी ओपन बैलेटिंग नून लीग या पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं? देखिए, एक हर चीज करने का तरीका कार है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक मुआहदा है और उसमें तो फिर नैब कवानीन के मतलब भी हमने मुआहदा किया हुआ है और उस पर भी किया है, तो वो सारी चीजें भी बहुत सारी कानून नहीं बनी। या तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझती है और उसमें तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जमहूरियत के लिए, जो कि आईनी एक हुकूमत के लिए जरूरी हैं, तो वो फिर सारे लागू किए जा सकते हैं। या अगर लागू नहीं हुए तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि पार्लियामान से ये कवानीन पास नहीं हुए। तो ये पीपल्स पार्टी और नून का तो दिल बहुत कुछ करता है, लेकिन पास आखिर पार्लियामान के तहत से चीजें होनी है। सो प्रोसेस अगर नहीं अपनाया जाएगा और फर्ज करें कल पार्लियामान के लोग कहें क्योंकि अदलिया काम नहीं कर रही तो इनके फलां चंद केसेस जो है वो हम पार्लियामेंट में ट्रायल कर लेंगे और किसी को उम्र कैद दे देंगे, तो ये पार्लियामान नहीं कर सकती। बेशक अदलिया अपना काम कर रही हो या ना कर रही हो, इसी तरह पार्लियामान काम कर रही है या नहीं कर रही, पार्लियामेंट का कानून साजी उसी का काम है। सो इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वक्त जाया किया जा रहा है। ये रेफरेंस जो है बदनीति पर मबनी है, इसकी टाइमिंग देख लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे और ये जानेंगे कि इस्लामाबाद में सेनेट इलेक्शन से कबल पैसों के बैग लेके कौन घूम रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि लोग पैसों के बैग लेके इस्लामाबाद में घूम रहे हैं ताकि सेनेट इलेक्शन में इस्तेमाल हो सके। साथ उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि अब जो अदायगी का तरीक़ाकार है वो बदल गया है और दुबई से हुंडी के ज़रिए अब ये लेन देन हो रहा है। खैर, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया, उनको जवाब मांगा कि बताया जाए कौन ये पैसों के बैग जो हैं वो लेकर घूम रहा है। सवाल ये है, इतना शोर है ओपन बैलेटिंग का, शफाफियत का, और इस शोर में क्या पुराना तरीका ही चलेगा? सेनेट इलेक्शन में पैसों के मामलात होंगे, ख़रीदो फरोख्त होगी, आप समझते हैं कि कुछ बेहतर हो जाएंगे मामलात, पार्टीज़ मोहतात हो जाएंगी? निज़ामी साहब देखें, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये अक्सर आपको कहीं भी सड़कों पे जहाँ भी हो, रेस्टोरेंटों वगैरह में ये गॉसिप होती रहती है, कितने अरब और करोड़ और ये और बैग वगैरह। लेकिन अगर ये अटॉर्नी जनरल ने बात कही है तो उनको जाहिर है कि इसके पीछे कोई सबूत भी देना चाहिए। उनको इस किस्म की जनरल कॉन्वर्सेशन एक लॉ ऑफिसर को नहीं करनी चाहिए। ये तो सबको मालूम है कि इसमें रकमें खर्च हुई हैं और इसके बेनिफिशरी भी कौन कौन है। पिछली जब सेनेट के इलेक्शन में हुआ था जो कुछ, जिस अंदाज से उसके बाद सेनेट के चेयरमैन इंतखाब हुआ था, मुख्तलिफ पार्टियों ने क्या रोल अदा किया था, उसके होते हुए तो आपको कुछ कहना चाहिए। और ये इसके सेनेट के स्ट्रक्चर को तब्दील करने की ज़रूरत से तो कोई सियासी जमात इंतज़ार नहीं करती है। लेकिन ये टाइमिंग ठीक नहीं है कि 15 दिन रह गए इलेक्शन में तो आप कहें कि जी ओपन वॉरंट करते हैं। इस तरह तो नहीं कानून जो है वो तब्दील किए जाते। जी चौधरी साहब।
देखिए बिल्कुल आरिफ निजामी साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए एक तरीका कार इसका एक ही है, वो है पार्लिमान से कानून साजी का, उसका पूरा एक तरीका अडॉप्ट करना पड़ रहा है। देखिए अचानक से इलेक्शन तो नहीं आया, इमरान खान को पता है कि पिछले 2.5 साल से कि वो इलेक्शन आने वाला है। आप पहले सबसे क्या करते हैं, रेफरेंस ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर आपको समझ आती है कि यार रेफरेंस का पता नहीं कुछ बनेगा नहीं, फिर आप ले आते हैं एक बिल ले आते हैं पार्लियामेंट में, उसकी बगैर तैयारी के, बगैर पार्लिमानी जमातों से राब्ता किए हुए, फिर आप जब देखते हैं कि वो भी पिट गया है और उसके बाद आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। यानी आप किस कदर कंफ्यूज और किस कदर डेस्परेट हैं, और ये जो डेस्परेशन है ये क्यों है, ये डेस्परेशन जो है ये नजर आ रही है। और इसकी मैं सबसे बड़ा जवाब तो इसका आरिफ निजामी साहब के पास है, क्योंकि जहांगीर तरीन से इनका बहुत अच्छा वास्ता है, और जहांगीर तरीन साहब के आज फैसलाबाद भी जहाज आया हुआ था, वो यहां 3-4 MNA से मिले हैं, और मैं समझता हूं कि ये जहाज अब किसके खिलाफ या हक में इस्तेमाल होगा, सेनेट इलेक्शन में बड़ी अहम होगा जहांगीर तरीन साहब का ये जो दोबारा मुतहर्रिक होना, और ये जो उनके ग्रुप या उनके जो वोट्स हैं। ये उनका जाती दोस्त है जहांगीर तरीन, वैसे तो अब वो किनारा काशी हो चुके हैं PTI से। देखिए किनारा काश अगर वो हो चुके हैं, आपको आज उन्हें पूछना चाहिए, आज सिर्फ आज की एक्टिविटी उनकी ये है कि 4 MNA से वो 3 फैसलाबाद के, 1 पिंडी भटिया के MNA से वो मिले हैं, वो खुसूसन फैसलाबाद तशरीफ लाए हैं, वो एक सियासी वहां से राजा रियाज साहब ने उन्हें लिया है, वो एक जड़ामाला में नवाब शेर वजीर उनके घर गए हैं, तो ये सब कुछ। और उससे पहले अगर देखें तो ये पहले तो एक्टिविटी हमें नजर नहीं आती अगर वो किनारा कश थे, सारी सियासी एक्टिविटी और पिछले 1-2 दिन से यही कुछ चल रहा है। सो मैं समझता हूं कि वो किसके कहने पे मुतहर्रिक हुए हैं, ये बात का पता लगाना होगा, और वो किसके हक में ये मुतहर्रिक हो रहे हैं, क्योंकि गिलानी साहब का इलेक्शन जो है सारे पाकिस्तान की नजर गिलानी साहब के इलेक्शन पे है, और ये जो रेफरेंस और ये जो ऑर्डिनेंस और ये जो बिल है ये भी वहां की शिकस्त रोकने के लिए है, क्योंकि वहां हुकूमत को नजर आ रहा है कि वो सीक्रेट बैलेट में उन्हें शिकस्त हो जाएगी और ये एक किस्म का आदम एतमाद होगा। तो ये क्या तलाल साहब इस बात को समझें कि गिलानी साहब का इलेक्शन का आपने जिक्र किया, पीपल्स पार्टी जो तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही थी, नून लीग को अब कन्विंस कर लिया है, तो अब पहली तरजीह लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक अदम एतमाद होगा? देखिए एक तो लॉन्ग मार्च का फैसला हो चुका है, और अगर ये 3 का रिजल्ट जो है इसके बाद तो फिर अगर गिलानी साहब जीते तो एक अखलाकी तौर पर इमरान खान को वजीर आजम नहीं रहना चाहिए, मगर उनके लिए अखलाकियात मैटर ही नहीं करती। खैर MQM के बारे में क्या कहते थे, काफ लीग के बारे में क्या कहते थे, गिलानी साहब जीतते हैं तो तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी या लॉन्ग मार्च पहले होगा? चोई साहब देखिए लॉन्ग मार्च का शेड्यूल चेंज नहीं होगा, और लॉन्ग मार्च के होते हुए कोई भी ऐसी, और लॉन्ग मार्च जो है उसका बड़ा, देखिए ना, लॉन्ग मार्च के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च हम उन कुव्वतों को बताना चाहते हैं कि जो जो इसके साथ खड़ा है वो साइड पर हो जाए, नहीं तो लॉन्च का जो रुख है उस तरफ हो जाएगा जो इसके साथ खड़े हैं। मेरे साथी अब्बासी साहब को पता होगा कि यूसुफ गिलानी कैसे अगर सेनेटर बन गए तो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे। ये कोई वाकई कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जादू की छड़ी जिससे एक सेनेटर जो इलेक्ट होता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है करके, वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान रिजाइन कर देंगे। इसके साथ ही क्या ये भी तय हो गया कि अगली प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो आपस में पीपल्स पार्टी और PMLN ने तय कर लिए कि वो पीपल्स पार्टी का होगा वजीर आजम? देखिए आरिफ निजामी साहब बिल्कुल ऐसी बात नहीं, गिलानी साहब वजीर आजम नहीं बन सकते, मगर गिलानी साहब की जीत जो है वो कौमी असम्बली में हुकूमत की हार होगी। अगर 172 वोट्स चाहिए, अगर हुकूमती रुकन लेता है तो इसका मतलब है लोग उन पर एतमाद का इजहार करते हैं, अगर गिलानी साहब लेते हैं तो ये अदम एतमाद है। सो इखलाकी तौर पे इमरान खान को नहीं रहना चाहिए। वजीर आजम बाद में कौन बनता है ये तो बाद में फैसला होगा, मगर हम एक बात की बिल्कुल क्लियर है कि हमारा कोई अदम एतमाद हो या ये लॉन्ग मार्च हो,
हम आखिर इलेक्शन तक जाना चाहते हैं। इलेक्शंस तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता अगर अपनाना पड़े तो हो सकता है, अदरवाइज इस काम के लिए नहीं कि इन हाउस चेंज करके तो इसको इस जिसका मैंडेट नाजायज है जिस असेंबली का उसको 5 साल पूरे करवाए जाए। ये कौन सी फैमिली जी जिससे मुराद है आपकी? जी नहीं, मैं इसी असेंबली की बात कर रहा हूं कि इन हाउस चेंज के बाद हम नहीं समझते कि ये इन हाउस चेंज इसलिए हम कबूल कर लें कि इसको 5 साल इस असेंबली को पूरे करवाए जाए। इन हाउस चेंज इसलिए कबूल करेंगे अगर इलेक्शंस की तरफ वो इन हाउस चेंज जाती है। अगर इन हाउस चेंज इलेक्शन की तरफ नहीं जाती तो हमें फिर इन हाउस चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि आप आपस में बैठ के कोई पहले मुआहदा कर लेंगे कि अगर ये इस हुकूमत का सिंहासन ढोल जाता है तो फिर एक मखसूस मुद्दत के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और जो भी जीतेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इस किस्म का सिनारियो है कोई? बिल्कुल, ये हुकूमत अगर डोलती है, अदम एतमाद आता है कि तो नून लीग कंडीशनल तौर पर अगला जो सपोर्ट करेगी, क्योंकि नून लीग समझती है कि ये एक आर्जी हल है। मुस्तकिल हल री इलेक्शन है और री इलेक्शन के बगैर ये असेंबली ये इस तक किस्म की क़यादत नहीं दे सकी जो पाकिस्तान चलाए, जो पाकिस्तान के मसाइल हल करे। इकोनॉमी से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान का जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। सो इकोनॉमी नहीं चलेगी, पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये असेंबली पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाने में नाकाम हुई है। एक स्टेबल हुकूमत बनाने के लिए नई असेंबली चाहिए, नया मैंडेट चाहिए। सो वो जब तक नहीं आएगा इकोनॉमी और पाकिस्तान नहीं चलेगा। और इस असेंबली का मैंडेट क्योंकि जाली है इसलिए क़यादत भी उसी तरह की सामने आई है जो मसाइल को हल नहीं कर पा रही। नहीं, लेकिन देखे ना, वो ये हफीज शेख जो है ये पीपल्स पार्टी के भी थे, वो ये मशीर खजाना आज भी हैं। आज भी उन्होंने एनएफसी के हवाले से बड़ी खूबसूरत और इकॉनमी के हवाले से खूबसूरत बातें की। इमरान खान रत पे लसा रहते हैं कि इकॉनमी टर्न अराउंड हो चुकी है, मामला ठीक हो गए हैं, कर्जे भी वापस हो रहे हैं, जीडीपी भी हो रही है, करंट अकाउंट्स डेफिसिट जो है वो अब सरप्लस में चला गया। तो वो तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुना रहे हैं। आपको कहाँ लगती है महंगाई और तंगी लोगों की? देखिए, अपना आरफ निजामी साहब पता नहीं किस वो अच्छी खबरें चला रहे हैं। यानी ये मुल्क उन्हें जब मिला था तो इसकी जीडीपी 5.8 थी, आज इसकी जीडीपी माइनस में है। वो अपने अगले 2.5 साल पूरे भी कर लें तो इसकी जीडीपी जो कि फोरकास्टेड है, जिसमें आईएमएफ और दूसरे अदारे जो फोरकास्ट कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से 2.5% पे भी नहीं पहुंचेगी। सो ये कह दें। और उसके बाद आप इन्फ्लेशन देख लें, डबल डिजिट में रही है ज्यादातर इनकी हुकूमत में। उसके बाद आप जो इंडिकेटर्स है, स्टॉक एक्सचेंज हो या आपकी बाकी चीजें हो, वो आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, वो सारी अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है। सो ये कह देना टर्न अराउंड हो गई है। मैं तो सीधा एक आम आदमी हूं, मैं इतना इकोनॉमी को नहीं समझता। मेरे लिए तो आरफ निजामी साहब, मैं रेडी वाले से पूछता हूं, मैं मजदूर से पूछता हूं, दुकानदार से पूछता हूं। जिस दिन रेडी वाला कहता है कि आज दिहाड़ी अच्छी लगी है, अब मुल्क, मैं समझता हूं मुल्क के हालात ठीक है। आप किसी कैमरा ले जाएं किसी गली मोहल्ले में, आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी का पता चल जाएगा कि लोग किस अल्फाज से याद कर रहे हैं। जी जी चौधरी साहब, ये आप जी चौधरी साहब, ये जो आपका सारा प्लान है और जो सारे टाइमलाइन पीडीएम डिसाइड कर रही है, यानी आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना ही भेजना है और अगर कोई इन हाउस तब्दीली होती है वो भी इसी से मशरूत होगी कि वो नए इलेक्शन करवाए। माजी में हमने देखा बिफोर टर्म जो हुकूमत घर भेजी जाती है उसको पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, नेक्स्ट टाइम उंगली कटवा के शहीदों में नाम आ जाता है। इतनी मेच्योर जमातें आप, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, तो आप नहीं समझते कि ये कोई सियासी दानिशमंदी है कि आप 2 साल अब हुकूमत के रह गए और आप उनको घर भेज देंगे और वो दोबारा नहीं आ सकेंगे? ये खाम ख्याली नहीं है क्या? देखिए, एक तो अगर बात हम देखें कि सियासी फायदा किसमें है, तो बुजदार साहब 5 साल रहें तो मेरा या मेरी पार्टी का सियासी फायदा है।
इमरान खान जैसी हुकूमत 5 साल रहे तो हमारा सियासी फायदा है, ये बात आपकी बेशक बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मेरा सियासी फायदा जो है वो शायद पाकिस्तान का नुकसान ना बन जाए। मुझे ये बताइए कि ये ना हो कि ये इकॉनमी दूसरी चीजें इस कदर डूब जाएं कि फिर उठाने वाला कोई ना हो, और उसके बाद ये गवर्नेंस की जो हालत है और जिस तरह की इकॉनमी और फॉरेन अफेयर्स में मैंने आपको बता दिया, आप हमारा तो दोस्त हमारे साथ कोई नहीं है, वो कश्मीर का मामले साथ। सो पाकिस्तान, हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारी सियासी फायदा तो है इसकी कंटिन्यूटी में, लेकिन पाकिस्तान का फायदा नहीं। सो इसको ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नया इंतखाब ही पाकिस्तान का हल है। जी बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपके वक्त का एक ब्रेक लेने के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ जिक्र करेंगे एग्जैक्टली जो पीटीआई है वो सेनेट इलेक्शन को लेके किन किन महाजों पे तैयार हो चुकी है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपके वक्त का। आपकी तरफ आते हैं निज़ामी साहब, ये सेनेट इलेक्शन की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो पहले सदारती रेफरेंस, देन आइनी तरमीम, फिर उसके बाद एक ऑर्डिनेंस, फिर इन द मीन वाइल एक वीडियो, ये सारे एलिमेंट इस्टेब्लिश क्या कर रहे हैं कि पीटीआई जो है वो डिज़ायर जो सीट्स हैं उनको लेने के लिए कोशिश कर रही है या वाकई निज़ाम को बदलने के लिए कोशिश कर रही है। निज़ामी साहब देखें, पीटीआई एक सियासी जमात है और सेनेट में मेजॉरिटी हासिल करना उनके लिए मेरा तो ख्याल है कलीदी अहमियत का हामिल है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आफ्टर ऑल सियासी जमातें इलेक्शन जीतने के लिए ही अपने प्रोग्राम को तकमील तक ले जाती है ना, जीत कर। तो ख़ासतौर पे जो हुकूमत में हो उनके लिए तो और भी ज़रूरी है। तो ये सवाल तो अली मोहम्मद खान साहब से पूछना चाहिए, मुझसे पूछने की बजाय। खान साहब कैसे मिजाज है? शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब, मेहरबानी। खान साहब ये इतनी एफर्ट जो हो रही है सेनेट इलेक्शन को लेके, आइनी तरमीम भी, सदारती रेफरेंस भी, फिर अदालत में भी मामला है, फिर एक वीडियो भी सामने आई, ये निज़ाम को आप बदलना चाह रहे हैं लेकिन आप बदल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो अब रुकावटें रहती हैं इनको कैसे दूर करेंगे? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो इज़हार ताज़ियत भी और दुआ भी। आज एक अफसरगी वाली खबर सुबह सुनी, मुशाहिदुल्लाह साहब की फौतगी, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट। तो अभी उनकी फातिहा से ही होके आया हूँ, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और ये गम एक ऐसी चीज़ होती है जो कुछ वक्त के लिए तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात भुला भी देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना कि दुनिया की जो हकीकत है वो छोड़ जाना है, मौत ही दुनिया की अटल हकीकत है। जी बेशक। देखिए, तहरीक इंसाफ का शुरू से ये एक नज़रिया रहा है और हम सियासत में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए आए हैं। वो नारा जिसने हम जैसे उस ज़माने में तो बिल्कुल नौजवान थे, जब तहरीक इंसाफ की तरफ आए तो एक नारा इमरान खान साहब का चलता था और उनकी एक सफ़ेद शलवार कमीज में कोट पहने एक तस्वीर होती थी जिसके नीचे नारा होता था, इंसाफ का निज़ाम एहतिसाब सरेआम। इसलिए हम आए हैं। हम तो हर उस चीज़ की सपोर्ट करेंगे जिससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। निज़ामी साहब, अगर इलेक्शन ओपन बैलेट पे होता है, अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है और अगर इलेक्शन में पैसा नहीं चलता तो तहरीक इंसाफ का फायदा है, और अगर इलेक्शन खुफिया होता है ये वाला और उसमें पैसा चलता है और ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो हमें नुकसान है। देखिए, साफ बात है, हमें पाकिस्तान की सियासत में हर उस काम से नुकसान है जिसने पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया है। अब हम अपनी हद तक कितना उसमें कामयाब हुए, उसमें आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। कहीं मेरा जवाब आपको मुतमईन करेगा, कहीं मुतमईन नहीं करेगा, लेकिन अल्टीमेट अटल हकीकत यह है कि अगर इलेक्शन में पैसा नहीं चलता और अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और ओपन होता है तो तहरीक इंसाफ जो ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए खड़ी है, हमें फ़ायदा है। तो हम तो अपना फ़ायदा उसमें ढूंढेंगे। इस इलेक्शन का भी अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो ये है कि पाकिस्तानी इलेक्शन में अगर हम ओपन बैलेट की तरफ सेनेट के इलेक्शन में चले जाते हैं तो जो एक बहुत बड़ा दाग लगता है हमारे इलेक्शन पे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और सेनेटर्स जो ऑनरेबल लोग हैं
बहुत से उसमें अक्सरियती लोग काबिल और टेक्नोक्रेट टाइप या सीनियर सियासतदान या अहल लोग होते हैं। कुछ लोग जो खरीद फरोख्त करके आते हैं वो सारे सेनेट ऑफ पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। और आखिरी बात, ये कोई नया नारा नहीं है, हमारा तो सन 96 से 95 से ये नारा है, लेकिन 2007 में ये नारा मियाँ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी अपनाया जब उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पॉइंट नंबर 23 में यही बात की कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से हो। अब वो अपनी बात से पीछे हट गए हैं, उसका जवाब तो वो देंगे कि वो क्यों पीछे हट गए। क्या सियासत में करप्शन होना, सियासत में जो है हॉर्स ट्रेडिंग होना, या सियासत में लोगों का खरीदा जाना उनको सूट करता है जो ओपन बैलेट के अब खिलाफ हो गए हैं। हालांकि वो पहले कहते थे जब उनको नुकसान पहुंचा तो उन्होंने कहा कि नहीं ओपन बैलेट होना चाहिए। हमारा तो जो स्टैंड इमरान खान साहब का सन 96 में था, 2002 इलेक्शन में था, 2008 में था, 13 में था या 18 में था, सब में हमारा एक ही स्टैंड है कि सेनेट का इलेक्शन जो है ओपन बैलेट से हो ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और मेला मवेशियां बंद हो पार्लियामेंटेरियंस का। ये तो सही है खान साहब के, ऐसा होना चाहिए कि ओपन ना तो कम से कम ट्रांसपेरेंट तो ज़रूर हो, लेकिन दूसरी तरफ वोट की सीक्रेसी भी होती है, वो भी हो। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई का एक मतबा नज़र है कि पैसों की रेल पे ना हो, क्या आप वाकई ये कह सकते हैं कि पीटीआई के जितने भी, मैं आपका नहीं कह रहा, जो इलेक्टेड है लोग, उन्होंने वाकई ही कोई पैसों का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जिसको आप कह सकते हैं कि जो कानून और आइन और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक था? देखिए, मैं निज़ामी साहब अगर आपको ये कहूं कि हम 100% सही हैं तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन आप ये देखें, आप ये चेक करें, आप इसकी तरफ गौर कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन खड़ा है? इस वक्त कौन ये बात कर रहा है कि यार ये खरीदो फरोख्त बंद करो? मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि माजी में हमारी जमात में भी सेनेट में कुछ लोग ऐसे आए जो बड़े पैसे वाले थे। अब उन्होंने पैसा यूज किया नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो मैं कभी सूबाई असेंबली का मेंबर रहा हूँ, ना कभी सेनेट की इन चीजों में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। मैं कभी इनकी क्योंकि ज़ाहिर है कौमी असेंबली में आप होते हैं, मैक्सिमम आप इस्लामाबाद के तक आप एक वोट कास्ट कर देते हैं किसी एक सीट पे। मेरा सिर्फ ये कहना है और ये मानना है कि जो इमरान खान बात कर रहे हैं इसमें इन द लॉन्ग रन पूरे पार्लियामेंट का फायदा है, पूरे सिस्टम का फायदा है। अगर आज भी दोनों बड़ी जमातें अपोजिशन की इस बात पे एग्री कर जाएं कि हम इमरान खान की बात नहीं मानते, लेकिन हम वो बात मान लेते हैं जो हमारे लीडरान ने उस वक्त की थी जब उनको सेनेट का ओपन इलेक्शन सूट करता था। मत भूलें कि 2007-8 में जब ये हुआ था इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उस वक्त मुशर्रफ साहब जो थे वो पावर में थे और इस वक्त ये अपोजिशन में थे, और उनको सूट करता था कि ओपन हो और ट्रांसपेरेंट हो और खुफिया ना हो, क्योंकि उस जमाने में भी इनको खतरा था कि इनके बंदे व्हील डील हो जाएंगे, पैसे चल जाएंगे। तो अगर एक चीज 2007 में ठीक थी और ये भी कहते हैं कि बाद में हम चाहते भी हैं, तो अगर आप बाद में चाहते हैं इसको ठीक करना तो आज क्यों नहीं चाहते? वो तो ये तो आप उस चीज पे अमल कर रहे हैं जो हमारे कुछ यार लोग जो इंग्लिस्तान वाले कहते हैं कि ओ लॉर्ड मेक मी पायस बट नॉट टुडे, यानी कि अल्लाह मैंने नेक बनना है लेकिन आज नहीं, मैंने कल नेक बनना है। तो मैं नून और पीपी से ये कहूंगा, पीपल्स पार्टी नून लीग से, कि भाई अगर आपने नेक ही बनना है आज बन जाए, अगर सिस्टम ठीक करना है तो कल का इंतजार क्यों, आज से इब्तिदा करें ना। अच्छे काम में तो जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, अली मोहम्मद खान भी बताया कि ये यूसुफ गिलानी साहब को एकदम आउट ऑफ द हेड आके तो वहाँ कौमी असम्बली में उन्होंने यानी इस्लामाबाद की सीट से उसको इलेक्ट कराना चाह रही है अपोजिशन, और ऐसा तासर दिया जा रहा है कि जैसे ये गिलानी साहब के जो इलेक्शन है इससे ये हुकूमत ही जाती रहेगी। आपके नज़दीक इसकी क्या अहमियत है? ये क्यों अपोजिशन ने ये पता खेला है जरदारी साहब ने? देखिए, बेसिकली गिलानी साहब उनके मेन लीडर रहे हैं माजी में, और वो इसको एज ए टेस्टर भी शायद चेक करना चाहते हैं। वो इस पे अपना एक तर्क का पता खेलना चाहते हैं, लेकिन इसमें 2-3 सवाल जरूर उठते हैं। पहला तो एक अलमिया है, सियासी अलमिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए,
जो कि अब नून के लिए भी है। देखें निज़ामी साहब, आप जब हल्के की सियासत करते हैं और आप वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंच जाते हैं तो लीडर जो है वो अवाम ही मुंतखब करते हैं। अगर आप कौम को लीड करने का ख्वाब सोचते हैं तो वो फिर अवामी सियासत के बगैर मुमकिन नहीं है। डीन एचिसन एक बहुत बड़े स्टालवर्ट गुजरे हैं यूएस के। हमारे एक मशहूर, मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हमारे एमएनए थे गुलजार लाला। उन्होंने मुझे एक दफ़ा डीन एचिसन की एक बात सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई, अपनी किताब में डीन एचिसन लिखता है कि प्रेजेंट एट क्रिएशन, उसमें कि कोई भी जो स्टेट्समैन है, कोई भी स्टेट्समैन है, उसकी एक कंस्टिट्यूंसी होती है। अब एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी सियासत से इस हद तक मायूस हो गया है कि अवाम में उनकी पजीराई नहीं है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आने के लिए सेनेट का सहारा ले रहा है। सेनेट तो एक और तरह का फोरम है, उसमें भी काबिल लोग हैं, लेकिन अवामी वोट से नहीं आते। अब 3 साबिक वजीर आजम इकट्ठे खड़े हुए, शाहिद खान साहब और राजा परवेज साहब। अब शाहिद खान साहब भी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अचंभे की बात यह है उनमें और गिलानी साहब में एक चीज कॉमन है कि गिलानी साहब भी अपना बाई हल्का नहीं जीत सकते और शाहिद खान साहब अपना हल्का हमारे अब्बासी साहब पे हार के खुद लाहौर वगैरह से इलेक्ट होके आ गए हैं। तो ये अब इनको अवामी छुरी जो है वो नजर आ रही है। जी ठीक है। दूसरा, ये इसमें एक दूसरा सवालिया निशान भी है कि गिलानी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अच्छा एक्स क्यों हुए? क्या उन्होंने अपना टर्म पूरा किया? नहीं जनाब, टर्म पूरा नहीं किया। क्या हुआ था? वजीर आजम, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो हैं, उनको घर भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ फैसला दिया जी और वो डिस्क्वालीफाई हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का खजाना लूटने के लिए जो उसके खिलाफ जो फैसला अली मोहम्मद खान साहब, ये आपकी अपनी राय है, लेकिन सवाल ये है अली मोहम्मद खान साहब, सवाल ये है डिस्क्वालीफाइड शख्स को लाया जा रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नथिंग पर्सनल, लेकिन एक शख्स जिसकी क्रेडिबिलिटी, सॉरी सुन लें, एक शख्स जिसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट उसको कहती रही कि आप खत लिख दें स्विस बैंक को कि पाकिस्तान का जो अरबों डॉलर उधर पड़ा है, खरबों रुपए पड़ा है, वो पाकिस्तान वापस आ जाए। वो कहते नहीं, मैं खत नहीं लिखूंगा, और अपने सदर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अली मोहम्मद खान साहब हुक्म से इनकारी हुए। सारा एपिसोड पाकिस्तान के अवाम के सामने है, वो फिर डिस्क्वालीफाइड भी हो गए, वजारत उज़्मा से भी गए। अभी जो बात की जा रही है, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट में कि पैसों के बैग लेकर लोग इस्लामाबाद घूम रहे हैं और ये सेनेट इलेक्शन में इस्तेमाल होंगे। ये कौन लोग हैं? और एक लॉ ऑफिसर अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या शवाहिद क्या हैं इसके? कुछ पॉइंट आउट तो करें ज़रा। मैंने तो पैसों के बैग नहीं देखे और ना अल्लाह दिखाए। पैसों के बैग जिसको दिखते हैं ना, उसको फिर और भी बहुत कुछ दिख जाता है, और कुछ दिखे ना दिखे बिक जरूर जाता है। तो अब खालिद जावेद साहब ने लाजमन उनको कोई इंफॉर्मेशन होगी, उसका तो जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन गट फीलिंग तो यही है ना, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। वो कहते हैं कि जाने न जाने फैसल भाई, आप ही ना जाने, निज़ामी साहब और सारा बाग तो जाने हैं कि अगर खुफिया बैलेट हुआ तो मंडी मवेशी लगेगी जी। और मैं एक हफ्ते से रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि मेला मवेशियां पीर और मंगल वाले दिन अच्छा लगता है, सेनेट के इलेक्शन वाले दिन मंडी मवेशी नहीं लगनी चाहिए, और खासकर अली मोहम्मद खान साहब की तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, ऑनरेबल हैं, फाजिल हैं जी, और सेनेट वाले भी फाजिल हैं, तो आप ये मेला मवेशियां सेनेटर्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी भी डिस्ग्रेस हो रही है? तो गलती को तस्लीम करेंगे तो ठीक होगा ना, गलती को तस्लीम करेंगे। ये बताइए, तब्दीली की इब्तिदा तब से होती है जब आप गलती दलील मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है। वो गालिब आपकी दलील मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है खान साहब। वो निज़ामी साहब वो क्या शेर है गालिब चाचा का, मिर्जा गालिब साहब का शेर है ना कि धूल चेहरे पे थी और आईना मलता रहा। तो हम कॉस्मेटिक्स की तरफ जाते हैं। असल हकीकत ये है कि आए सच बोलें, सच ये है कि अगर ओपन नहीं होता तो पैसा चलता है। पैसा चलने
को रोकने के लिए ओपन बैलेट की तरफ जी। इमरान खान साहब मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। अब जो पैसा चलवाना चाहते हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चले आपको उर्दू का लफ्ज पसंद नहीं है फैसल भाई, मेला मवेशियां पसंद नहीं है, तो मैं हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज यूज कर लेता हूँ, मैं छंगा मांगा सियासत का लफ्ज यूज कर लेता हूँ। ये तो पाकिस्तान की सियासत में पहले नहीं था, ये तो सन 85 के बाद ये चीजें सामने आई हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्रेडिट गोज टू मियां नवाज शरीफ साहब एंड बेनजीर भुट्टो साहिबा। जी निजामी साहब। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें तो ठीक है सब, आपने भी एक बड़ी अच्छी दलील दी रिगार्डिंग यूसुफ गिलानी कि वो एक नेशनल असेंबली पार्लियामेंट मटेरियल से सेनेट पे आ गए, करके सेनेट का एक अपना दर्जा है कि वो इंटेलेक्चुअल और जो शायद इलेक्ट नहीं हो सकते। इसी क्राइटेरिया पे ये फैसल वाडा साहब को सेनेट में क्यों लिया गया कि उनकी वहाँ बहुत ज़रूरत है? मैं इसलिए कि नेशनल असेंबली में उन्होंने जिस वक्त कागजात नामजदगी दाखिल किए थे उस हवाले से उनकी दोहरी शहरियत पे या अमेरिका की शहरियत पे अभी भी केस पेंडिंग है और जिसमें शायद उनके खिलाफ फैसला हो। देखिए निजामी साहब, दो चीज़ें हैं, उसको आप प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि फैसल साहब जो हैं, फैसल वाडा भाई, वो अपना हल्का जीत के आए हुए हैं, तो अवामी वोट तो वो लेके आए हुए हैं, अवामी सियासत करते हैं, वो है भी वैसे अवामी आदमी है, दबंग आदमी है। दूसरे गिलानी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके पार्टी उनकी आबाई सीट हार के आई है। एक साबिक वज़ीर आज़म की सीट एक जमात जब हारती है, उसके नताइज और उसकी रीजन आपको पता है कि क्या वो ऐसी गलतियां थी जब साबिक वज़ीर आज़म अपना हल्का हारता है। शाहिद खान साहब भी तो इधर ही से खड़े, वो भी अपना हारे। सवाल है क्या वजह है कि आपको अपने घर के लोग जो है वो रिजेक्ट कर गए। दूसरी चीज ये है, फर्क है जी, फैसल वाडा हमारी जमात का एक कारकुन है, गिलानी साहब अपनी जमात के लीडर अपने आप को क्लेम करते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा, और उस पे एक शख्स डिस्क्वालीफाई हो किस चीज पे? करप्शन को सपोर्ट करना। करप्शन को सपोर्ट करना नहीं है। बाहर से जनाब अली हार आते हैं। अब गिलानी साहब इसको सुन रहे होंगे, सुन के नाराज भी हो रहे होंगे कि यार ये क्या पुरानी बातें छेड़ रहा है, लेकिन वो हार किसके लिए था? जब मैं एक रियासती ओहदे पे अली मोहम्मद या पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे बैठा होता है और मुझे कोई लाख एक 2 लाख डॉलर का कोई हार आ जाए या कोई कीमती चीज मिले, वो मुझे नहीं मिली होती, वो ओहदे को मिली होती है, वो अमानत होती है। आप अमानत की हिफाजत भी नहीं कर सके और आप जो है मुल्क का पैसा वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म किया, आपने अदूली की, अपनी कुर्सी तक कुर्बान कर दी, अपनी लीडरशिप की करप्शन वाले इश्यूज को छुपाने के लिए। इस तल्ख हकीकतें हैं निजामी साहब, हम क्यों भूल जाते हैं, हमारा हाफजा क्यों कमजोर है? ये पाकिस्तान निजामी साहब आज क्यों इस जगह पे पहुंचा है? अगर पाकिस्तान के इस खजाने को जो है उसको पिछले दरवाजे से लूटा ना जाता और उसमें नकब ना किया होता, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ये जो आपका रुपए गिरा है और आपका जो इतना मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है, ये कोई 2 साल में तो नहीं हुआ निजामी साहब, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये कहानी बड़ी पुरानी है। बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। ठीक है जी। जी अच्छा जी भाई साहब। निजामी साहब, बात है रुसवाई की। अब मैं अली मोहम्मद खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात शुरू में की कि अगर अभी ओपन बैलेट नहीं होता तो पॉलिटिकली इनको नुकसान है, इनकी सीट्स जो शायद एक्सपेक्टेड हैं वो इनको ना मिल सकें। अली मोहम्मद खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं, यू टर्न से मुतालिक उन्होंने अपने एक बयान में कहा था, उसके फ़ज़ाइल भी उन्होंने बयान किए थे। तो अभी तो आप ये बात कर रहे हैं कि हमें नुकसान है और हम ये निज़ाम चेंज करना चाहते हैं, और कल अगर इसी बात पे यू टर्न ले लिया जाए तो फिर? देखिए इसमें क्या यू टर्न होगा? क्या हम ये कहेंगे कि नहीं अब हमें सूट नहीं करता? जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यू टर्न ले लिया, पहले वो ओपन बैलेट के हक में थे, अब वो नहीं है। देखिए मुझे उम्मीद है मैं आपको अपनी बात समझा पाऊंगा। जो तारीख का स्टूडेंट है, जो पाकिस्तानी सियासत को जानता है, उसको ये पता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो ज़ात बरादरी में तकसीम है। एक लंबी जदोजहद के बाद जनाब इमरान खान साहब इस सियासत में जो है हमारी तहरीक इंसाफ को जो है वो लेके आए और अपना एक किरदार हमने अदा किया। ऐसी सूरत हाल में देखिए, इमरान खान साहब हमेशा एक बात हमें समझाई और हमें करते थे कि कभी भी जो है आप अपने नजरिए पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नजरिए के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। इंसाफ, एहतिसाब, ट्रांसपेरेंसी, ओपन बैलेटिंग, सियासत में करप्शन का खात्मा, ये तो हमारी बुनियादें हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे आप किसी को कह दें, किसी
किसी शख्स को कह दें कि फर्ज करें कोई शख्स जो है वो डॉक्टर है और वो दवाई की बजाय जहर बेचना शुरू कर दे, हम करप्शन के हक में या जमीर की सौदागरी के हक में कैसे हो सकते हैं? वो तो फिर तहरीक इंसाफ ही नहीं होगी जो ये कहेगी कि नहीं पाकिस्तान की सियासत में चलता रहे, ये पैसे का रेल फेल चलता रहे। यकीन करें नून और पीपल्स पार्टी में भी जो सारे तो खुदा ना खास्ता करप्ट नहीं है ना, उसमें भी जो ईमानदार लोग हैं या उनमें जो वर्कर टाइप लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि यार ये पाकिस्तान की सियासत से ये पैसे का सिस्टम खत्म हो। एक काबिल आदमी है, देखें पैसा बुरी चीज नहीं है अगर हलाल है। एक काबिल आदमी है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा बिजनेसमैन है, शौक से है, हमें फख्र है हमारा पाकिस्तानी मेहनत करता है, पाकिस्तान से बाहर जाता है, इधर बड़े बड़े लोग हैं मेहनत करके पहुंचे, लेकिन मेहनत अगर की है तो वो सच्चाई के साथ वो फिर आगे आए ना। रात के अंधेरे में पैसे चला के क्यों फिर कोई पार्लियामान में जो है वो आए? इसका तो फिर मतलब है कि सब कुछ फॉर सेल है। सब कुछ तो फॉर सेल नहीं है भाई। हमारा मुल्क तो अल्लाह ताला के करम से ईमानदार लोगों का मुल्क है, गुलामान रसूल का मुल्क है। हमारा मुल्क तो मजदूरों का मुल्क है। पाकिस्तान से जो आपका मुल्क चलता है ये तो मजदूर के पसीने से चलता है। मजदूर बाहर पसीना गिराता है, फॉरेन एक्सचेंज कमाता है, इधर आता है। क्या हक है मुझे और आपको कि मैं इधर वो जो है बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के वो जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज अपना पसीना बहा के लाता है, मैं इधर से मनी लॉन्डर करके बाहर भेज दूं? और फायदा क्या हुआ? कभी किसी करप्ट आदमी को वो पैसा नसीब हुआ है? यकीन जाने निजामी साहब जिसने करप्शन की है ना उसके बच्चे उसके काम आए, और जी वक्त जो है वो सही तरह से रोटी भी नहीं खा सकता, ठीक, चटनी के साथ खानी पड़ती है, उनको परहेज करना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका, निजाम साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही।